हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एचएन अध्ययन में। जैसे आप सभी को पता है, अभी हम लोगों ने आप लोगों का जो बैचेस चल रहा है उसमें आप लोगों ने जनरल साइंस कल कवर हो गया आपका। आज का जो सेशन है ये आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमी। जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे और कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसपे कम क्वेश्चन बनते हैं तो उस पर हम लोग कम फोकस करने वाले हैं, यानी कि ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है गरीबी, पॉवर्टी, जो कि आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्लियर? जिसे आप सभी को पता है इकोनॉमी में आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है गरीबी। क्लियर? पॉवर्टी। गरीबी में हम किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं, जैसे कि गरीबी क्या है ना, गरीबी क्या है, इसके प्रकार क्या है, इसके प्रकार कितने प्रकार का होता है, टाइप ऑफ पॉवर्टी ये कितने प्रकार का है, और साथ ही साथ हम लोग देखने वाले हैं, आई थिंक क्लियर होगा। क्लियर? निर्धनता जाल क्या है, यानी कि पॉवर्टी ट्रैप जाल, पॉवर्टी ट्रैप क्या है। क्लियर? और इसमें क्या, इसके कारण क्या है, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं तो उसका कारण जानना है। कारण क्या है, उपाय भी एक दो समझेंगे। क्लियर? उपाय और इससे संबंधित जो भी सूचकांक होते हैं, है ना, जो भी गरीबी निर्धारण के प्रमुख सूचकांक, समितियां, जो भी समितियां बनी हुई हैं इससे संबंधित। क्लियर? तो उससे संबंधित जो भी समितियां बनी हुई हैं उससे संबंधित हम लोग देख लेंगे। क्लियर? अब देखते हैं कि पॉवर्टी क्या है, गरीबी क्या है, यानी कि गरीबी है ना, जो कि भाई भारत की बहुत बड़ी समस्या है पॉवर्टी। इसको एसडीजी जो 17 गोल्स हैं उसमें भी शामिल किया गया है। एसडीजी गोल ये अभी वर्तमान में 17 है। 2015 में एसडीजी गोल बनाया गया था। किस लिए बनाया गया? उद्देश्य 17 गोल्स बनाया गया है, उसको अचीव करना है 2030 तक। और उसमें से एक पॉवर्टी है ना, कि हम लोगों को गरीबी खत्म करना है। तो गरीबी क्या है, अगर सिंपल सी भाषा में आपसे पूछा जाए कि गरीबी क्या है, कोई तो पैमाना होगा कि गरीबी का प्रकार जानने में। तो जैसे कि अगर हम लोग एक नॉर्मल परिभाषा देखें, अगर एक यूनिवर्सल परिभाषा देखें गरीबी का, तो गरीबी क्या है, जीवन के लिए, जो हम लोग जीवन जीते हैं, जीवन के लिए न्यूनतम आवश्यकता, यानी कि मिनिमम जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको अगर हम लोग फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब हम लोग गरीबी में जी रहे हैं। जैसे कि न्यूनतम आवश्यकता, अगर आप लोग सोचें कि न्यूनतम आवश्यकता में क्या क्या आता है, तो आपका भोजन आ जाएगा, रहने के लिए मकान आ जाएगा, पहनने के लिए वस्त्र आ जाएंगे, है ना। पहले ये क्या था, रोटी कपड़ा और मकान, बट उसमें और मॉडिफाई किया गया, अब इसको एजुकेशन भी जोड़ दिया गया है, हेल्थ सेक्टर को भी जोड़ दिया गया। मतलब ये 4-5 ऐसी चीज़ें हैं, अगर आपको इनकी प्राप्ति नहीं होती है तो इसका मतलब आप अपने पैसे इन सेक्टर पे नहीं खर्च कर पाते, इसका मतलब आप गरीबी रेखा के नीचे हो, यानी कि आप गरीब हो। क्लियर? तो गरीबी का यानी पॉवर्टी का एक अगर डिफिनेशन देखें तो मिनिमम, जो व्यक्ति अपने न्यूनतम या आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, वो क्या कहलाता है, कर पाता है, वह व्यक्ति गरीब माना जाता है। गरीब माना जाता है।
इसके समय समय पर कई सारी डिफिनीशन भी आती हैं, जैसे कि लकड़वाला समिति हो गया, सुरेश तेंदुलकर समिति हो गया, है ना। तो कई सारे समितियों का गठन भी किया गया था। अब इसमें न्यूनतम आवश्यकता क्या है पूछ लिया जाए, न्यूनतम आवश्यकता में क्या हो जाएगा, तो न्यूनतम आवश्यकता मतलब भोजन, वस्त्र, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा यानी एजुकेशन। क्लियर। अगर इन सब की पूर्ति वह व्यक्ति नहीं कर पाता है और शिक्षा संबंधी न्यूनतम मानवीय आवश्यकता मतलब समझ गए क्या होता है कि अगर आप एक मनुष्य हो तो मनुष्य जीवन जीने के लिए आपको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अगर आप उनकी प्राप्ति नहीं हो पाती है तो आप गरीब हो। ठीक है। तो गरीबी यानी पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति अपने आधारभूत आवश्यकता मतलब क्या हो गया, भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान, याद रखिएगा अब उसमें मॉडिफाई हो चुका है एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर। अगर आप इन सभी न्यूनतम मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पाते तो आप गरीब माने जाओगे। ठीक है, आप गरीब माने जाओगे। अब देख लेते हैं गरीबी के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। क्लियर। गरीबी के प्रकार में एक आता है निरपेक्ष गरीबी। क्लियर। एक आता है हमारा निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट गरीबी, पॉवर्टी। इसमें निरपेक्ष गरीबी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति है, क्लियर, कोई व्यक्ति है वह, अगर इसकी परिभाषा देखें तो वह व्यक्ति जो न्यूनतम कैलोरी युक्त भोजन की प्राप्ति नहीं कर पाता है, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, वो क्या कहलाता है, वो किसके अंतर्गत आता है, निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत, यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंतर्गत आता है। क्लियर। इसमें क्या आ जाएगा, जैसे कि जहां व्यक्ति कैलोरी युक्त भोजन, जहां ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां व्यक्ति कैलोरी युक्त जो उसकी कैलोरी युक्त भोजन, उसकी जो न्यूनतम आवश्यकता है, कैलोरी युक्त भोजन। अब यहाँ पर कैलोरी युक्त भोजन क्यों, क्योंकि जैसे लकड़वाला समिति हो गया, सुरेश तेंदुलकर समिति हो गया, रंगराजन समिति हो गया, उन्होंने कैलोरी पे फोकस किया है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर कैलोरी युक्त भोजन लिखा गया है, यानी कि वहाँ की जो समितियाँ हैं उन्होंने कैलोरी युक्त भोजन पर फोकस किया है कि आपको भोजन नहीं मिलना चाहिए, भोजन का तो आप केवल रोटी, सूखी रोटी भी आपको मिल सकती है, बट आपको उसमें कितना कैलोरी मिल रहा है, कितना प्रोटीन मिल रहा है, ये भी डिपेंड करता है। क्लियर। तो जहाँ व्यक्ति कैलोरी युक्त भोजन की पूर्ति भी नहीं कर पाता, भोजन की पूर्ति भी नहीं कर पाता, वो क्या कहलाता है, निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत आता है। तो कैलोरी युक्त भोजन यानी मिनिमम जितना भी डिफाइन किया गया है, मिनिमम कैलोरी युक्त भोजन नहीं प्राप्त कर पाता है तो उसे हम लोग निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। क्लियर। निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। और ये बात याद रखिएगा, ये भारत में सबसे ज़्यादा है। भारत में निरपेक्ष गरीबी
सर्वाधिक है, सर्वाधिक है, यानी कि सर्वाधिक है। जितने भी प्रकार की गरीबी पाई जाती हैं, है ना, उसमें निरपेक्ष गरीबी भारत में ज़्यादा। आप अपने आसपास देखिए ना कि बहुत ऐसे गरीब गरीब लोग हैं जिनको 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता है ना। तो कैलोरी युक्त भोजन की तो बात ही अलग है। तो सबसे ज़्यादा जो भारत में गरीबी वो कौन सी है? निरपेक्ष गरीबी है। तो निरपेक्ष गरीबी यानी एब्सोल्यूट गरीबी क्या होता है कि जहाँ पर व्यक्ति न्यूनतम कैलोरी युक्त भोजन नहीं प्राप्त करता है, उसे क्या बोला जाता है? निरपेक्ष गरीबी। अब देख लेते हैं हम लोग सापेक्ष गरीबी, इसका दूसरा टाइप है रिलेटिव पॉवर्टी, यानी कि सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी, इसका मतलब क्या होता है कि दो व्यक्ति को कंपेयर करके ये गरीबी निकाली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि दोनों ही व्यक्ति रिच हैं, मान लेते हैं अंबानी और अडानी, दोनों के आय की तुलना की जाए, दोनों लोगों की आय की तुलना की जाए, तो इस प्रकार की गरीबी क्या कहलाती है? सापेक्ष गरीबी। मतलब किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के तुलना करके ये गरीबी निकाली जाती है। और सापेक्ष गरीबी कभी भी खत्म नहीं की जा सकती। जाहिर सी बात है, पूरे संसार में हर व्यक्ति एक समान पैसा नहीं कमा सकता, क्लियर, और ये पैसे का डिफरेंस हमेशा रहेगा। तो निरपेक्ष गरीबी को दूर की जा सकती है, बट सापेक्ष गरीबी कभी भी दूर नहीं की जा सकती। है ना, कोई 45,000 अर्न कर रहा है, क्लियर, तो उन दोनों के बीच में ये गरीबी निकाली जाती है कि उसके कंपेयर में वो कितना गरीब है। तो सापेक्ष गरीबी, रिलेटिव गरीबी, ये कभी भी, इसे कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, इसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता, ये बात याद रखिएगा। इसे कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दो आय वाले व्यक्तियों के बीच में ये निकाली जाती है तुलना। ये याद रखिएगा, ये गरीबी, यह गरीबी समाज में जीवन स्तर, है ना, ये क्या है? समाज में जीवन स्तर के कारण ये होती है, जीवन स्तर के कारण ये परिलक्षित होती है, क्लियर, यानी जीवन स्तर के कारण ये परिलक्षित होती है। याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक ने कहा है इसके बारे में, तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है, क्या बोला इसके बारे में कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है भाई कि सापेक्ष गरीबी को निरपेक्ष व मानवीय गरीबी दूर किया जा सकता है। निरपेक्ष व मानवीय गरीबी दूर किया जा सकता है, गरीबी दूर किया जा सकता है, किंतु सापेक्ष गरीबी दूर नहीं की जा सकती है, सापेक्ष गरीबी दूर नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती। सिंपल सी बात है। अब दो लोगों के कंपेयर में हमेशा कोई बड़ा या कोई छोटा या उसकी अर्निंग कम या ज़्यादा हमेशा रहेगी, है ना, हमेशा रहेगी। तो इस वजह से सापेक्ष गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता, निरपेक्ष व मानवीय गरीबी को दूर किया जा सकता है, बट सापेक्ष गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता। अब सापेक्ष गरीबी को मापने के लिए दो यहाँ पर सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। दो सूचकांक कौन कौन से हैं? एक है गिनी गुणांक, इसके लिए दो सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। ये सूचकांक काफ़ी बार पूछा गया है। सूचकांक का यानी इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है, इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है,
किया जाता है। कौन सा है? पहला है गिनी गुणांक, गिनी गुणांक और लॉरेंस वक्र, लॉरेंस वक्र। क्लियर? तो ये दो इंडेक्स हैं जो सापेक्ष गरीबी को मापने के लिए लाए जाते हैं। गिनी गुणांक है और ये लॉरेंस वक्र है। लॉरेंस वक्र अगर आप देखें तो ये आय की असमानता को बताता है, आय की असमानता को बताता है। कैसे बताता है? जैसे अगर इसका ग्राफ देखें तो ये एक होता है लॉरेंस वक्र की एक लाइन होती है। क्लियर? लॉरेंस वक्र की एक लाइन होती है। जो व्यक्ति इस लाइन के जितने पास रहेगा, जो इस लाइन के जितने पास रहेगा उसमें आय की असमानता उतनी ही कम रहेगी, है ना। तो ये समानता लाइन है, समानता लाइन है ये। ठीक है? कोई भी देश जो इस लाइन के जितने करीब रहेगा उस देश में लोगों के बीच असमानता उतनी ही कम रहेगी। जैसे कि ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो अगर आपको देख के पता चल रहा हो तो ए देश में लोगों के बीच आय की असमानता कम है क्योंकि समानता लाइन के ज़्यादा करीब है। क्लियर? वही अगर बी कंट्री का देखेंगे तो ये समानता लाइन के ज़्यादा दूर है, यानी लोगों के बीच में धन का यानी आय की असमानता बहुत अधिक है। इस वजह से लोगों के बीच में असमानता बहुत ज़्यादा है। ठीक है? तो ये लाइन क्या है? दूर है। तो ये ऐसे असमानता निकल, जैसे अपने भारत देश में ये देखिए कितनी ज़्यादा असमानता है ना, कितनी ज़्यादा असमानता। तो ये बात इसमें याद रखिएगा। क्लियर? यही कहलाता हमारा लॉरेंस वक्र। आपको इसमें पढ़ना नहीं है ना, इसमें पढ़ना नहीं है, बस आपको ये जानना है कि ये गिनी गुणांक और लॉरेंस वक्र किससे संबंधित है। तो गरीबी से संबंधित है, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है? तो हम लोगों ने दो पढ़ लिया है कि एक तो गरीबी पढ़ लिया, गरीबी का प्रकार पढ़ लिया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि मानवीय गरीबी क्या होती है ना। तो गरीबी के 3 प्रकार हैं। एक मानवीय गरीबी है। अब मानवीय गरीबी पढ़ते हैं कि मानवीय, ह्यूमन पॉवर्टी, मानवीय गरीबी। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति न्यूनतम आवश्यकता के साथ साथ न्यूनतम आवश्यकता के साथ साथ न्यूनतम आवश्यकता के साथ साथ कैलोरी युक्त भोजन के साथ साथ भोजन के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य। क्लियर? तो कैलोरी युक्त भोजन तो मिलना चाहिए, साथ ही साथ एजुकेशन भी मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य भी मिलना चाहिए, मकान, वस्त्र इत्यादि की पूर्ति नहीं हो पाती है, कि पूर्ति नहीं हो पाती है। क्लियर? तो मानवीय गरीबी क्या है? ह्यूमन पॉवर्टी, यानी कि कैलोरी युक्त भोजन तो मिल रहा है बट उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, वस्त्र और मकान इत्यादि की पूर्ति नहीं हो पा रही है। वो क्या हो जाएगा? हमारा ह्यूमन पॉवर्टी है। और इसमें याद रखिएगा कैलोरी युक्त भोजन की पूर्ति हो रही है। ठीक है? कैलोरी युक्त भोजन की सप्लाई मतलब उसको प्राप्त हो रहा है। ठीक है? अब देख लेते हैं गरीबी का प्रकार।
गरीबी का प्रकार पढ़ लिया हम लोगों ने। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉवर्टी यानी कि श्रेणीकरण, कितने प्रकार की श्रेणी में आता है। एक होता है चिरकालिक यानी कि हमेशा जो गरीब व्यक्ति रहते हैं, है ना। एक होता है पूर्णतः गरीबी, जो हमेशा गरीबी लाइन के नीचे व्यक्ति जीवन यापन करते हैं। दूसरा होता है कि समान गरीबी यानी कि कभी कभी इनका जीवन गरीबी रेखा से ऊपर भी उठ जाता है जब उनको ज़्यादा आय प्राप्त होती है, यानी उनको मौसमी रोजगार मिलता है तो उनके परिवार का जीवन स्तर थोड़ा सा ऊपर उठता है, फिर एक समय बाद नीचे गिर जाता है। तो ये क्या होता है, समान गरीबी। चक्री गरीबी क्या होता है, एक लगातार चक्र चलता रहता है, यानी कि अगर मौसमी उनको कोई रोजगार मिलता है और मौसमी रोजगार मिला तो उस समय तो उनका परिवार का पोषण होता है, फिर कुछ समय बाद वो रोजगार बंद हो जाता है तो फिर वो फिर गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है, चक्री गरीबी कहलाता है। ऐसी गरीबी क्या कहलाती है, चक्री। तो थोड़ा सा इस पे बात करेंगे, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉवर्टी। बस हम मैप से समझेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा बताना नहीं है, केवल आपको क्या बोलते हैं इसको, मैप से पढ़ेंगे, मैप से नहीं इंडेक्स से, ठीक है। तो ये गरीबी लाइन है ना, ये पॉवर्टी लाइन है, ए कर लेते हैं, ये भी पॉवर्टी लाइन है, बी, पॉवर्टी लाइन, सी, ये पैराग्राफ जिसमें अलग अलग सिचुएशन में आपको पॉवर्टी लाइन, ये है डी। क्लियर। अब इसमें हम लोग देखते हैं, देखो भाई, अगर पॉवर्टी लाइन के नीचे कोई व्यक्ति जीवन यापन करता है, पॉवर्टी लाइन के नीचे जीवन यापन करता है तो इसे बोला जाता है पूर्णतः गरीबी यानी कंप्लीटली पॉवर्टी। दूसरा है कि कभी कभी वह व्यक्ति पॉवर्टी लाइन के नीचे जीवन यापन करता है लेकिन कभी कभी उसका स्तर ऊपर उठ जाता है, तो ये क्या कहलाता है, सामान्य गरीबी। ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि कुछ महीने उनकी दिक्कतें रहती, उनको रोजगार नहीं मिलता, लेकिन कुछ समय इनको रोजगार मिलता है, उनका जीवन अच्छा चलता है। रोजगार छिन गया, फिर ये गरीबी रेखा के नीचे आ गया, फिर ऐसे क्रम चलता रहता है। इसे बोला जाता है चक्री गरीबी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, चक्री गरीबी। क्लियर। कभी ऐसा हुआ कि ये पॉवर्टी लाइन के ऊपर ही जीवन यापन कर रहे हैं, कभी एक समय आया कि जीवन रेखा पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए, है ना, तो ये क्या है, अनियमित गरीबी होती है। यानी कि ये क्या है भाई, ये क्या है कि इनका जीवन समान चल रहा था लेकिन कुछ समय के लिए इनको दिक्कतें आई और ये कुछ समय के लिए पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए, तो ये पॉवर्टी लाइन है बेटा। ठीक है। तो ये 4 प्रकार की गरीबी होती है, पूर्णता गरीबी, सामान्य गरीबी और कौन सा है, चक्री गरीबी व अनियमित गरीबी। क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे निर्धनता जाल यानी कि पॉवर्टी ट्रैप। निर्धनता जाल, पॉवर्टी ट्रैप। ये किसने दिया था, निर्धनता जाल या गरीबी का दुष्चक्र, ये नक्स ने दिया था, है ना। एक अवधारणा है गरीबी का दुष्चक्र, गरीबी का दुष्चक्र, ये अवधारणा दी है किसने, नक्स ने, है ना, ये बात याद रखना। क्लियर। अब गरीबी का दुष्चक्र क्या है भाई, निर्धनता जाल कैसे है, जैसे कि व्यक्ति के गरीब होने से उसके आने वाली पीढ़ी भी गरीब हो, व्यक्ति के गरीब होने से
आने वाली पीढ़ी भी, यानी जनरेशन, पीढ़ी भी, जनरेशन, आने वाली जनरेशन भी, मतलब कि गरीब हो तो उसे क्या बोला जाता है? भी गरीब हो, गरीब हो। क्लियर? व्यक्ति के गरीब होने से आने वाली पीढ़ी भी गरीब हो, व्यक्ति गरीबी से बाहर ना निकल पाए, व्यक्ति गरीबी से बाहर ना निकल पाए, बेसिकली ये था। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गरीबी का दुष्चक्र, तो गरीबी का दुष्चक्र ये आता है, ये एक थिंकर थे, इकोनॉमिक थिंकर, नक्स, है ना, उनका ये अवधारणा है, उनका ये कॉन्सेप्ट है, ये याद रखिएगा। थोड़ा 1 मिनट का लेंगे क्योंकि ये पैनल हैंग हो गया है, कभी कभी इसको दिक्कत आ जाती है। ठीक है, अब कैसे ये लोग बेरोजगारी के दुष्चक्र में पड़ते हैं उसको भी हम लोग जानेंगे, किस प्रकार से गरीबी के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं। देखो सिंपल सी बात है, एक गरीब व्यक्ति है, वो एजुकेशन अपने बच्चों को नहीं दे पाता है। जब एजुकेशन नहीं दे पाएगा तो उसको स्किल डेवलप नहीं होगा, तो फिर वो मजदूर वर्ग में मजदूरी करने जाएगा। अच्छी एजुकेशन नहीं मिली तो इसका मतलब उसको जॉब वगैरह तो मिलेगी नहीं, तो फिर वो अपने बच्चों के साथ वही करेगा। अच्छी जॉब नहीं है तो फिर वो वैसे ही काम करेगा, है ना। हाँ, ये है गरीबी का दुष्चक्र। व्यक्ति के गरीब होने से आने वाली पीढ़ी यानी जनरेशन भी गरीब हो, व्यक्ति गरीबी से न निकल पाए, कैसे नहीं निकल पाएगा भाई, देखते हैं, है ना, कैसे नहीं निकल पाएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति है, अब वो गरीब है यानी बेरोजगार है, उसके पास कोई रोजगार नहीं है, बेरोजगार है तो यानी उसकी निम्न आय होगी, है ना, निम्न आय है तो वो क्या करेगा, है ना, निम्न आय है तो उसका निम्न जीवन स्तर होगा, निम्न जीवन स्तर है यानी कि उसमें निम्न उत्पादकता होगी, यानी शिक्षा का अभाव होगा, है ना, तो निम्न उत्पादकता यानी कि जॉब वगैरह नहीं मिलेगी, निम्न उत्पादकता। क्लियर? अब निम्न उत्पादकता है तो यानी कि वो बचत व निवेश की कम मात्रा होगी, बचत और निवेश की कम मात्रा है यानी कि आर्थिक विकास के निम्न दर, यानी क्या है, बचत। देखो निम्न उत्पादकता का मतलब क्या हो गया, जब जॉब ही नहीं है तो उसके पास अर्निंग बहुत कम है, तो वो अर्न बहुत कम करता है, इस वजह से ना शिक्षा पे खर्च कर पाता है, ना एजुकेशन सेक्टर में खर्च, ना हेल्थ सेक्टर में खर्च कर पाता है, अपने बच्चों को भी वैसे ही रखता है। अब बचत कम हो रही है और इन्वेस्टमेंट, वो चाहे एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट हो, चाहे हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो, तो ना बचत कर पा रहा है, सेविंग्स कर पा रहा है, ना ही इन्वेस्ट कर पा रहा है ना। तो अब ना बचत कर पा रहा है, ना निवेश की निम्न दर है, तो आर्थिक विकास की दर क्या हो जाएगी, आर्थिक विकास की दर क्या होगी,
कम होगी, कम होगी, ठीक है। फिर वही होगा, फिर बेरोजगारी बढ़ेगी, है ना, फिर बेरोजगारी, फिर निम्न आय, क्योंकि बेरोजगार है, ज़्यादा अर्निंग तो है नहीं, बेरोजगारी है, फिर निम्न आय है, उसके बाद फिर निम्न जीवन स्तर है, उसके बाद निम्न उत्पादकता और बचत व निवेश की मात्रा कम, फिर उसके बाद फिर आर्थिक विकास की निम्न दर और फिर बेरोजगारी। ये चक्र चलता रहता है, वो करेगा, फिर उसके बच्चों में भी यही चक्र चलता रहता है। तो ये एक जो इकोनॉमिक थिंकर हैं नक्स, उन्होंने कहा कोई व्यक्ति गरीब है तो जीवन भर गरीब रहता है, कोई व्यक्ति गरीब है तो वो जीवन भर गरीब रहता है जब तक कोई आउटसोर्स ना लगाया जाए, यानी कि अगर कोई बाहरी उस पर कुछ इन्वेस्टमेंट ना किया जाए, वरना वो गरीब ही रहता है। ये बात सच भी, अगर आप अपने आसपास देखें, जिनका जीवन स्तर निम्न है उनका जीवन स्तर निम्न रहता है, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी, उनके होने वाले बच्चों के भी बच्चे, उनकी भी हालत वैसे ही रहती है। तो कारण क्या है, उन्होंने अपने बच्चों पर हेल्थ पे नहीं खर्च किया, उन्होंने शिक्षा पर नहीं खर्च किया, कौशल विकास नहीं हो पाया, तो वो मजदूरी वर्ग में मजदूर करेंगे, उनको अच्छी नौकरी नहीं मिलेंगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा निर्धनता जाल हो गया। अब देख लेते हैं निर्धनता के कारण क्या है भाई, है ना। अब कारण देख लेते हैं, निर्धनता के कारण। निर्धनता के कारण क्या कारण है, अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे, अगर आप अपने आसपास देखें तो क्या है, बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी, बेरोजगारी, है ना, बढ़ती मतलब कि आवश्यकता से अधिक जनसंख्या है तो कितना नौकरियां सृजित होगी, है ना, बढ़ती जनसंख्या। और गरीबी का दुष्चक्र भी बहुत बड़ा कारण है, गरीबी का दुष्चक्र, दुष्चक्र। निम्न आय, निम्न आय मतलब अर्न कम करता है, निम्न आय हो गया। और क्या हो सकता है, निम्न आय हो गया, कौशल का अभाव होता है, कौशल यानी स्किल, कौशल मतलब स्किल की कमी, कमी मतलब कोई भी उनके अंदर स्किल नहीं होता कि वो कोई काम, कोई रोजगार उनको मार्केट में मिल सके। आय का असमान वितरण, आय का असमान वितरण, असमान वितरण, है ना, आय का असमान वितरण, ये भी गरीबी का कारण है। पूंजी का अभाव यानी कैपिटल, कैपिटल का अभाव, पूंजी का अभाव, क्लियर। तो प्रमुख कारण है ये जो गरीबी के निर्धनता के कारण है, यानी गरीबी के कारण है। इतने ये बात याद रखिएगा, बढ़ती जनसंख्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा जनसंख्या है भाई, भारत पूरे विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है, 142 करोड़ की जनसंख्या है इस समय भारत के पास, है ना। तो बहुत बड़ा कारण है कि लोग गरीब हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है और वो गरीबी में रहते हैं, ठीक है। क्लियर। अब देख लेते हैं हम लोग गरीबी की गणना किस प्रकार से होती है ना। गरीबी की गणना से पहले हम लोग देखेंगे भारत में विभिन्न समितियों द्वारा गरीबी का गणना। तो विभिन्न समितियों द्वारा, विभिन्न समितियों द्वारा, समितियों द्वारा गरीबी की गणना, गरीबी की गणना, क्लियर। विभिन्न समितियों द्वारा गरीबी की गणना, ये याद रखिएगा। अब इसमें क्या आ जाएगा, पहले आता है 1962 में, अगर भारत में सबसे पहले प्रयास किया गया तो वो किया गया था किसके द्वारा, तो दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी सबसे पहले सर्वप्रथम
सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी द्वारा, क्लियर, दादा भाई नौरोजी द्वारा, उनकी बुक का नाम क्या था? द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी, द पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रूल इन इंडिया, क्लियर, इंडिया है, इंडिया, ये इनकी बुक का नाम था, ये इनकी बुक का नाम था। और दादा भाई नौरोजी ने पहली बार सर्वप्रथम प्रयास किया। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार राष्ट्रीय आय की भी गणना की थी, है ना, ये भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय की भी गणना पहली बार इन्होंने ही की थी, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं, इन्होंने पहली बार गरीबी की अवधारणा प्रस्तुत करी, गरीबी की अवधारणा प्रस्तुत की, कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट, गरीबी की अवधारणा दिया, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं कौन, 1962 के बाद आते हैं जैसे वीएम दांडेकर 1971 में, वीएम दांडेकर, पीएम दांडेकर, है ना, आदि लोगों का नाम मिलता है इसमें। तो सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने, उसके बाद 1962 में, इससे भी पहले 1962 में कार्य समिति द्वारा किया गया गरीबी का मापन, क्लियर, कार्य समिति द्वारा। फिर 1971 में रथ व दांडेकर द्वारा प्रयास किया गया, यानी कि सभी लोग अपने अपने स्तर पर देख रहे थे, भाई गरीबी को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, किस प्रकार से गरीबी को हम लोग माप सकते हैं। अब जैसे 10 लोग खड़े हैं, 10 लोग हैं, अब आप कैसे पता करोगे इनमें से कौन सा गरीबी? इसका मतलब कोई पैमाना तो बनाना पड़ेगा, है ना, कोई पैमाना बनाना पड़ेगा, तभी तो हम उस पैमाने के आधार पर, भाई कि अगर इतना मिनिमम अर्न करते हो तो आप गरीबी रेखा को ऊपर हो, तो वो पैमाना क्या होगा, इस पे चर्चा हो रही थी। 1962 में कार्य समिति की गठन किया गया और 1970 में रथ और दांडेकर, जो कैलोरी के आधार पर इन्होंने बताया, क्या बताया इन्होंने, कैलोरी के आधार पर इन्होंने बताया, कैलोरी के आधार पर क्या बताया इन्होंने, कैलोरी के आधार पर इन्होंने बताया कि ग्रामीण यानी कि रूरल एरिया में और शहरी यानी अर्बन एरिया में कैलोरी अगर कोई इस्तेमाल करता है, 2250 कैलोरी अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है भोजन में, तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। तो याद रखिए कितना कैलोरी, तो जैसे मैंने बताया था ना गरीबी की परिभाषा, तो मिनिमम भोजन तो गरीबी कैलोरी से मापा जाता है ना, कैलोरी से मापा जाता है कि मिनिमम भोजन किससे मापा जा रहा है ना। ठीक है, क्लियर। तो ये शहरी 2250 कैलोरी। उसके बाद आते हैं, उसके बाद 1979 में 1979 में
आता है अलग अलग समिति, अलग कमेटी आती है। अलग कमेटी क्या बताती है भाई? अलग कमेटी बताती है कि ग्रामीण और शहरी में, यानी कि रूरल और अर्बन एरिया में कितना था, रूरल में कितना है 2400 कैलोरी, 2400 कैलोरी, और अर्बन में है 2100 कैलोरी। अब यहाँ पे आप दो समझ रहे होगे भाई, यहाँ पर ग्रामीण इलाके में 2400 क्यों और शहरी में 2100 क्यों? क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं वो मेहनत ज़्यादा करते हैं, है ना, मेहनत ज़्यादा करते हैं, कैलोरी, वो मेहनत ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब उनको फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करनी होती है, इस वजह से उनको ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है। और जो शहरी क्षेत्र के लोग होते हैं उनको फिजिकल एक्टिविटी कम करनी पड़ती है, इस वजह से उनको 2100 कैलोरी। तो एक समिति बनाई जाती है, अलग समिति। अलग समिति ने कहा भाई ऐसे व्यक्ति जो 2400 कैलोरी युक्त भोजन कर पाते हैं वो गरीबी रेखा के ऊपर हैं। जो 2100 कैलोरी यूज़ कर पाते हैं, खाते हैं, कंजप्शन करते हैं शहरी क्षेत्र में, अर्बन एरिया में, वो क्या है, वो गरीबी रेखा से ऊपर है। अलग कमेटी के बाद आता है 1991 में, अलग कमेटी के बाद आता है 1993 में आता है लकड़वाला समिति। तो 1993 में आया लकड़वाला समिति। लकड़वाला समिति, लकड़वाला समिति ने क्या कहा भाई? लकड़वाला समिति ने कहा कि कैलोरी को भी इन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि रूरल और अर्बन, इन्होंने कैलोरी उतना ही रखा, 2400 और 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति, क्लियर। लेकिन इन्होंने इसे इन्फ्लेशन के साथ जोड़ दिया, इन्फ्लेशन के साथ जोड़ दिया, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ इनका कंजप्शन भी बढ़ना चाहिए। इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ साथ इनकी जो कैलोरी की मात्रा है, कैलोरी की जो मात्रा है वो भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, मुद्रास्फीति के साथ जोड़ दिया। फिर आता है 2005 में सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति, ये सुरेश तेंदुलकर कमेटी आती है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि केवल कैलोरी गणना का आधार नहीं होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि केवल कैलोरी गणना का आधार नहीं, गणना का आधार नहीं, इसके साथ साथ एजुकेशन, इसके साथ ही साथ क्या होना चाहिए, एजुकेशन, साथ ही साथ शिक्षा, साथ ही साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, यानी कि आपको केवल कैलोरी नहीं देखना कि इतने कैलोरी अगर कंजप्शन हो रहा है तो वो व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर है, बल्कि वह एजुकेशन में कितना खर्च कर रहा है, हेल्थ सेक्टर में कितना खर्च कर रहा है, वह अन्य न्यूनतम आवश्यकताओं की टोकरी, तो साथ ही साथ शिक्षा स्वास्थ्य पर कितना खर्च कर रहा है, पर खर्च कितना हो रहा है। ठीक है। और यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है मिनिमम आवश्यकता की टोकरी। तो एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है न्यूनतम आवश्यकता की टोकरी, और इसकी गणना इसी से होती है कि न्यूनतम आवश्यकता की टोकरी से निकाले जाते हैं कि किस किस पर हम लोगों को देखना है ना, कि कौन सा व्यक्ति किस पे कितना खर्च कर रहा है, उस वजह से। और फिर आता है एमआरपी की संकल्पना। एमआरपी की संकल्पना, ये संकल्पना क्या होती है आगे हम लोग पढ़ेंगे।
ठीक है। ओके, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर सुरेश तेंदुलकर के अगर अकॉर्डिंग देखें तो भारत में कितनी गरीबी थी, कितने % गरीबी थी, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए भाई सुरेश तेंदुलकर समिति के अकॉर्डिंग कितने % लोग गरीब थे। तो क्वेश्चन ये आपके यहाँ आता है, तो 37% लोग गरीब थे इस समिति के अकॉर्डिंग। इस समिति के अनुसार गरीबी कितनी थी? 37% थी। कितनी? 37%। 37%। अगर वो ग्रामीण में देखे, अर्बन, रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में, तो रूरल एरिया में कितना था? लगभग 48% था, है ना, 48% था। और वहीं अर्बन एरिया में 25.8% था। तो ये इतनी गरीबी बताई गई थी उस समय 2005 में। ठीक है, तो उस समय बताई गई थी 2005 में। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनका आधार क्या है, यानी कि इनका किस बेसिस पे निकाला जाता है। तो आधार इनका एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे आता है कि आधार तो रूरल एरिया में कितना है और अर्बन एरिया में कितना है। रूरल एरिया में अगर कोई भी व्यक्ति है वो 816 रुपए प्रति महीने खर्च कर पा रहा है, तो इसका मतलब वो गरीबी रेखा से ऊपर है। अगर शहरी क्षेत्र में 1000 रुपए खर्च कर पर मंथ, तो वो क्या है? वो गरीबी रेखा के ऊपर है। तो रूरल एरिया में 816, अर्बन एरिया में 1000 के ऊपर। तो ये क्या था? सचिन तेंदुलकर का था। ठीक है, तो ये समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो समितियों से ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए सुरेश तेंदुलकर समिति के अकॉर्डिंग ग्रामीण क्षेत्र में कितने रुपए खर्च करने वाला व्यक्ति गरीब नहीं माना जाएगा। तो कितना आप आंसर करोगे? 816 रुपए। अगर वो पूछ लिया जाए कि क्लियर, अब देख लेते हैं। उसके बाद एक समिति का निर्माण होता है। उस समिति का नाम क्या है? उस समिति का नाम है रंगराजन समिति। ओके, तो रंगराजन समिति। तो याद रखिएगा सुरेश तेंदुलकर समिति के अकॉर्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ग्रामीण एरिया में 816 रुपए प्रति माह, और प्रतिदिन का अगर पूछ लिया जाए तो प्रतिदिन में कितना है? 27 रुपए प्रतिदिन अगर वो खर्च कर पा रहा है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए प्रति माह, और अगर एक दिन का हो तो अगर एक दिन में वो 33 रुपए खर्च कर पा रहा है तो वो क्या है? गरीबी रेखा से ऊपर है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो इतनी बात इसमें याद रखिएगा सुरेश तेंदुलकर समिति के बारे में। क्लियर, अब देख लेते हैं हम लोग रंगराजन समिति। रंगराजन समिति ये कब आया? 2012 में। ये भी गरीबी निर्धारण के लिए आया था, 2012 में आया। तो अब इसके लिए किन समितियों का प्रयोग किया जाएगा इसके बारे में बताया गया, रंगराजन समिति। तो इन्होंने MMRP की कॉन्सेप्ट दिया था। MMRP इसकी ये क्या बोल सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट दिया। इसमें क्या होता है कि और रंगराजन समिति
क्वेश्चन कैसे बनेगा कि सुरेश तेंदुलकर समिति के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने बताया, ग्रामीण क्षेत्र में कितने रुपए प्रति माह और कितने रुपए प्रतिदिन खर्च करने पर वह व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर है। वैसे ही रंगराजन समिति में क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि रंगराजन समिति के अकॉर्डिंग कितने रुपए प्रति महीने खर्च करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर है, या कितने रुपए प्रतिदिन खर्च करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर है। तो MMRP जो आगे हम लोग गणना करेंगे ना, गरीबी की गणना किस प्रकार से होती है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे MMRP के कॉन्सेप्ट। तो ये MMRP का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, रंगराजन समिति ने दिया था। इन्होंने 3 पैमाना बनाया था, एक तो 1 साल का पैमाना बनाया था, एक 1 वीक का बनाया था, 1 मंथ और 1 वीक, यानी कि 3 पैमाना बनाए थे इन्होंने। कि इन्होंने कहा कि 7 दिन का, 30 दिन का, 307 दिन में इसकी गणना, 30 दिन में। तो क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा गया MMRP की कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो रंगराजन समिति ने दिया था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। 3 से 5 डेज का है, ये दिन का है। तो ये 3 प्रकार से इनकी गणना होती है। 7 दिन का देखा जाता है, 7 दिन में देखा जाता है भाई दूध पर वह व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है ना, क्योंकि भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद से चीजें लगातार चेंज हो रही हैं। अभी भी हमारा इकोनॉमी बिल्कुल चेंज हो रहा है ना, कंजप्शन चेंज हो रहा है, कंजप्शन का प्रकार, लोगों की रुचियां अलग अलग हो रही है ना। तो उस हिसाब से समय समय पर कमेटीज बनी, सुरेश तेंदुलकर समिति ने इतना बताया। अब आगे MMRP का कॉन्सेप्ट लाया गया, इसमें कहा गया 7 दिन, यानी कि वह व्यक्ति दूध पे कितना खर्च कर रहा है, वो जो जल्दी खराब हो जाने वाली वस्तुएं यानी कि सब्जी पे कितना खर्च कर रहा है, दूध पे कितना खर्च कर पा रहा है ना, फ्रूट्स पे कितना खर्च कर पा रहा है, वो सारा कंसीडर किया जाएगा 7 दिन में। 30 दिन में क्या है कि अनाज वगैरह की दाल चावल पे कितना खर्च हो रहा है ना, बाकी चीजें, शिक्षा, एजुकेशन पे, हेल्थ सेक्टर पे कितना खर्च कर रहा है। 365 डेज में क्या आ जाएगा, जैसे कि टिकाऊ वस्तुएं, जैसे कि टीवी है, घर पे टीवी है तो टीवी तो एक ही बार खरीदी जाएगी, उस पर कंजप्शन तो होगा नहीं बार बार। अगर एक फैमिली है तो एक ही टीवी आएगी, सभी लोग मिलकर देखते हैं। तो जो 365 डेज मतलब एक साल में एक बार वस्तु खरीदने वाली होती है, उसको इसमें कंसीडर करते हैं, यानी कि टिकाऊ वस्तुएं। और ये दोनों क्या है, ये क्या है, नॉन टिकाऊ वस्तुएं होती है 7 दिन में अंदर, जैसे दूध वगैरह जो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। ठीक है, तो इस पे खर्च किया गया है। इन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में है ना, ग्रामीण यानी कि रूरल एरिया में प्रतिदिन है ना, जैसे कि सुरेश तेंदुलकर ने बोला था 1 महीने में भाई 816 रुपए, और प्रतिदिन का 27 रुपए जो व्यक्ति खर्च करता है गरीबी रेखा से ऊपर से। वैसे भी रंगराजन समिति ने बताया कि 32 रुपए, यानी कि 32 रुपए प्रतिदिन, 32 रुपए प्रतिदिन अगर जो व्यक्ति खर्च कर पा रहा है वह गरीबी रेखा से ऊपर है। और अगर इसका मंथ में ऐड करेंगे तो 972 रुपीज प्रति माह अगर इतना व्यक्ति खर्च कर पा रहा है, महीने में 972 रुपए और प्रतिदिन 32 रुपए, तो वो क्या है, ये रूरल एरिया का है। तो रूरल और अर्बन एरिया का अलग अलग होता, मैंने आपको बताया, क्योंकि रूरल एरिया में क्या है, महंगाई कम है, और अर्बन एरिया में क्या है, महंगाई ज्यादा होती, और भी चीजें बहुत ज्यादा अलग अलग है इनका। तो 32 रुपए। तो अर्बन एरिया का कितना है, अर्बन एरिया का है 47 रुपीज। अर्बन एरिया का कितना है, 47 रुपए प्रतिदिन, यानी कि अगर इतना व्यक्ति खर्च कर पा रहा है जो शहरी क्षेत्र में है, अर्बन एरियाज में है, तो वह गरीबी रेखा से ऊपर है। और मंथ का 1407 रुपीज। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसे क्यों बता रही हूं, बिकॉज ये क्वेश्चन आता है कि बताइए रंगराजन समिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यक्ति कितने रुपए खर्च करेगा। उन्होंने पैमाना कितना बनाया था, तो 32 रुपए बनाया था, और पर मंथ का कितना बनाया था, 972 रुपए। इन्होंने साल का 1 ईयर का भी कंसीडर किया था। तो 1 ईयर का अगर बात करें तो 1 ईयर का तो 972 और 12 कर दीजिएगा, उतना 1 ईयर में खर्च कर पा रहा है वह व्यक्ति, तो गरीबी रेखा से ऊपर है। तो ये सारी समितियां बनाई गई थी। अभी ये लास्ट समिति थी हमारी रंगराजन समिति, जो बनी थी 2012 में। तो क्वेश्चन
जैसे मैंने बताया किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेटा याद रखिएगा। साथ ही साथ किसने दिया ये डेटा, जैसे कि सुरेश तेंदुलकर का अलग है, 816 रुपए है, इन्होंने 1000 प्रति रुपए बताया है शहरी क्षेत्र का, इन्होंने दूसरा बताया है कि 1407 रुपए बताया है। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी याद रखिएगा अर्बन एरिया का पूछा गया है कि रूरल एरिया का पूछा गया है ना, तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने लकड़वाला समिति पढ़ लिया 1993 का, 2005 का सुरेश तेंदुलकर समिति पढ़ लिया, 2012 का रंगराजन समिति पढ़ लिया, ये हमारे पूर्व गवर्नर भी थे आरबीआई के, रंगराजन समिति। अब हम लोग पढ़ेंगे कि गरीबी को दूर करने के उपाय क्या है भाई, कैसे हम लोग गरीबी दूर कर सकते हैं, है ना। गरीबी आ तो गई है लेकिन इसको दूर करना भी तो जरूरी है। तो गरीबी दूर करने के उपाय क्या क्या है, इसकी पहले गणना पढ़ लेते हैं ना। गणना कौन करता है, तो गणना ये मंथली बेसिस पे होती है, यानी मासिक आधार पर होती है ये, ठीक है, मासिक आधार पर होती है। उपभोग व्यय के आधार पर होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। उपभोग व्यय के आधार पर होता है। कौन इनकी डेटा कलेक्ट करता है ना, कोई तो डेटा कलेक्ट करता होगा, तो एनएसओ करता है। पहले सीएसओ था, 2016 में मर्जर हो गया है, ये याद रखिएगा। पहले सीएसओ था, है ना, और एनएसएसओ था, दोनों का मर्जर हो गया है 2016 में। तो आपको बुक में एनएसएसओ मिलेगा, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मर्जर हो गया 2016 में, ये दोनों मिलकर क्या बन चुके हैं, एनएसओ। तो अब जो आपको डेटा मिलेगा, जो न्यू क्वेश्चन होंगे उसमें आपको एनएसओ मिलेगा, क्योंकि दोनों संस्थाओं का मर्जर हो चुका है 2016 में, ठीक है। तो इसका जो गणना कौन करता है, गणना एनएसओ इसकी गणना करता है, बस इतना इसमें याद रखिएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। और अब हम लोग बात कर लेते हैं गरीबी दूर करने के कारण, उपाय, है ना। गरीबी दूर करने के उपाय, देखो सरकार भी प्रयास करता है, व्यक्ति अपने स्तर पर भी प्रयास करता है, सरकार बहुत ज्यादा प्रयास करती है ना। बजट के माध्यम से, क्लियर, बजट के माध्यम से भी प्रयास किया जाता है कि गरीबी को दूर करना। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एसडीजी गोल बनाया गया, हमारे 17 एसडीजी गोल है, जिनमें से हमारा पॉवर्टी को भी खत्म करने का बनाया गया है। तो गरीबी दूर करने के उपाय क्या क्या है, पहला तो है जनसंख्या को नियंत्रित करो भाई, है ना। तो जनसंख्या का नियंत्रण आप सभी को पता है, पूरे विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला भारत बन चुका है। अभी तक चाइना था, चाइना को हम लोगों ने पीछे कर लिया है, 142 करोड़ की जनसंख्या हो चुकी है। तो जनसंख्या का नियंत्रण के द्वारा रोजगार की उपलब्धता, तो ये सब कारण, ये सारे उपाय हैं कि गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है। कौशल विकास करके, व्यक्ति का कौशल विकास करके, यानी स्किल डेवलप करके कौशल का विकास। वैसे इसके लिए काफ़ी योजनाएं चल रही हैं केंद्र सरकार द्वारा, है ना। जब हम लोग योजना पढ़ेंगे तो बात करेंगे कि कौशल का विकास किया जाए, है ना। आय की असमानता को कम करने का प्रयास, कम करने का प्रयास किया जाए, ठीक है, क्लियर, प्रयास किया जाए। और क्या हो सकता भाई, और इसमें पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा जाए, कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जाए। देखिए कृषि उत्पादकता का मतलब क्या हो गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा लगभग 49% लोग लगे हुए हैं, है ना। यहाँ पर समझिएगा कि 49% लोग हमारे एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, है ना, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में। बट हमारे जीडीपी में इनका पता है कितना रोल है, जीडीपी में इनका वेटेज कितना है, लगभग 14%, और लगे हुए कितने हैं, 49% लगे हुए हैं, यानी कि जीडीपी में इनका काफी रोल कम है, 14% है। इसका मतलब कि लोग ज्यादा लगे हुए हैं और वो उत्पादकता, इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। और बाकी जो डेवलप कंट्रीज होते हैं, अगर
एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर 1% लोग भी लगे हुए हैं तो जीडीपी में उनका योगदान 1% होता है, यानी कि जितने % लोग लगे हुए होते हैं उनका योगदान जीडीपी में उतने ही % होता है। क्लियर? तो अपने भारत की तो बहुत खराब स्थिति है, यानी कि कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जाए तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इनका जीडीपी में भी योगदान बढ़े, है ना, जिससे कि गरीबी को दूर किया जाए। बेरोजगारी, अब रोजगार की उपलब्धता होगी तो अगर एक दूसरा पॉइंट बनाना चाहें तो बन सकता है कि बेरोजगारी को खत्म करना, हालांकि ये दोनों सेम बातें ही हो जाएंगी, बेरोजगारी को कम करना या समाप्त करना। अब स्किल के लिए, कौशल के विकास करने के लिए तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई जा रही है ना, तो इन सभी पॉइंट्स पे कोई ना कोई योजना चल रही है। जनसंख्या के नियंत्रण के लिए भी यूपी सरकार भी प्रयास कर रही है ना। तो गरीबी दूर करने के उपाय हम लोगों ने पढ़ लिया, गणना पढ़ लिया, तो ओवरऑल हमारा गरीबी टॉपिक खत्म हो चुका है। ठीक है, और इसमें कुछ है नहीं। गरीबी प्रमुख योजनाएं हैं, है ना, जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आपके एग्जाम में आएगा नहीं, जब हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे प्रमुख योजनाएं, तो उन योजनाओं में आपको मैं सारे योजनाएं भी करा दूंगी एक साथ, तो अलग अलग अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हम लोगों ने गरीबी पढ़ लिया है, अब इसी से संबंधित थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 1 है कि गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो यहां पे लिख लो एनएसओ। ठीक है, तो कौन सा सर्वेक्षण करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। आप सभी लोगों को पहले का क्वेश्चन है तो मिलेगा एनएसएसओ, बट अब चेंज हो गया है, एनएसओ हो गया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। देखो, नीति आयोग, पहले ये योजना आयोग था, इसको समाप्त कर दिया गया है 1 जनवरी 2015 से। ये नीति आयोग बना है और ये योजना आयोग की जगह उन्होंने रिप्लेस किया। आरबीआई का गठन कब हुआ है? तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हुआ। इसके जो फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ओ.ए. स्मिथ थे, ये बात याद रखिएगा। क्लियर? और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1 जैन 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्लियर? शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से निम्नलिखित में से औसतन कम कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का मानक भारतीय योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। तो अब कैलोरी से संबंधित प्रश्न आ गया। आपको बताया था मैंने, रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में दोनों का अलग अलग होता है कैलोरी के। अगर देखें कैलोरी कंजप्शन का, तो आपको बताना है कि किसके द्वारा है? योजना आयोग के द्वारा, है ना, योजना आयोग के द्वारा। भारतीय योजना आयोग जो अभी इसको समाप्त कर दिया गया था, 15 अगस्त 2014 को समाप्त कर दिया गया, यानी कि 15 अगस्त 2014 को ये समाप्त किया गया और अब नया बना है क्या? नीति आयोग। क्लियर? तो ये बनाया गया है नीति आयोग। तो शहरी क्षेत्र का पूछा, हमेशा याद रखिए कि कहाँ का पूछा जा रहा है? अर्बन एरिया का। तो अर्बन एरिया का 2100 मैंने आपको बताया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। और ये किसका है? रूरल एरिया का है, रूरल एरिया का है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारित करने के लिए निम्न में से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी ग्राह्यता मतलब कंजप्शन में से किस एक की सुनिश्चित की गई थी? मतलब कि ये रिकमेंडेशन दिया गया था कितने कैलोरी का कंजप्शन होना चाहिए। क्लियर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2400। राइट आंसर इज बी, क्योंकि अब ये ग्रामीण का यानी कि रूरल एरिया का पूछा गया है ना, ग्रामीण का। क्लियर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2400 कैलोरी। अगर इसका अर्बन एरिया का होता तो 2100। क्लियर? राइट आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जनसंख्या के अनुसार नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी। निम्न में से इस समिति के कौन अध्यक्ष थे? जो जीवन रेखा यानी कि
पॉवर्टी लाइन के नीचे जो जीवन यापन कर रहे थे व्यक्ति, उनके लिए है ये, ठीक है, उनके लिए था ये कि भाई कितना इनके अध्यक्ष का पूछा गया है कि इनके अध्यक्ष कौन थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुरेश तेंदुलकर। कब, 2005 में, 2005 में, है ना। इन्होंने अर्बन एरिया के लिए कितना बताया था, रूरल और अर्बन एरिया के लिए क्लियर, इन्होंने कैलोरी का ही आधार बनाया, बट इन्होंने कहा कि कैलोरी के अदर भी चीजें होनी चाहिए, जैसे रुपए का दिया तो रूरल में कितना था, 27 रुपए, है ना, 27 रुपए पर डे था, और अर्बन एरिया में 32 रुपीज पर डे। क्लियर, तो ये बात याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन, सुरेश तेंदुलकर समिति। राइट आंसर इज सी। निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। तो किस आधार पर, हमेशा याद रखिएगा, उपभोग व्यय के आधार पर पहली बात तो गणना की जाती है। दूसरी बात कि किस समिति के संस्तुति पर, यानी किस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था, तो ये गरीबी रेखा का आकलन स्टार्ट हो गया। दत्त, लकड़वाला, चलैया समिति या चक्रवर्ती समिति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लकड़वाला समिति। लकड़वाला समिति ने ये रिकमेंडेशन दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। लकड़वाला समिति कब बना था, तो ये बना था हमारा 1993 को ना, 1993 को लकड़वाला समिति। क्लियर, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, गरीबी मापने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम कैलोरी की आवश्यकता क्या है। तो आप हमेशा याद रखिए डेटा, दो डेटा आपको याद रखना है, गरीबी और शहरी क्षेत्रों का। तो ग्रामीण के लिए है, तो ग्रामीण के लिए 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति है ना। तो 2400 कैलोरी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अभी अर्बन का पूछा जाता तो 2100 हो जाता। निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया। किसके पोषक तत्वों के आधार पर, यानी कि उसको न्यूट्रिशन भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल भोजन, जैसे मैंने बोला था कि उसको नमक रोटी खिलाना एक गरीबी दूर करना नहीं, उसको कैलोरी युक्त या पोषण युक्त भोजन नहीं मिलेगा। अगर उसमें कैलोरी की मात्रा कितनी है, पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है, कितना प्रोटीन उसको मिला है ना, इन सबको कंसीडर किया जाता है। तो ये किस समिति के द्वारा इसको देखा गया था, किसने रिकमेंड करा था, तो वो समिति कौन थी, वो समिति का नाम था अलग समिति। कौन सी थी, अलग समिति। अलग समिति का निर्माण कब किया गया था, 1977 में। क्लियर, 1977 में अलग समिति बनाई गई थी, ये बात याद रखिएगा। क्लियर, अलग समिति, 79 था ना, 79 है, अलग समिति 79। लकड़वाला समिति कितना था, 1993। तेंदुलकर समिति 2005, रंगराजन समिति 2012। ये याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। आगे, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। मतलब कि वर्तमान में किन किन विधियों का प्रयोग किया जा रहा है भाई गरीबी का आकलन करने के लिए। सिर गणना विधि है ना, हेड काउंट रेशियो, कैलोरी ग्रहण यानी कि कैलोरी इनटेक, और पारिवारिक उपभोग व्यय यानी कि हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि कितना परिवार उपभोग कर रहा है। साथ ही साथ पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय। आपको बताना किसका प्रयोग किया जा रहा है। क्लियर, किसका प्रयोग किया जा रहा है, तो ये हेड काउंट रेशियो ये विधि है, कैलोरी ग्रहण यानी कैलोरी इनटेक है, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, तो ये है। बट पर कैपिटा इनकम, सोचिए ना, पर कैपिटा इनकम से हमारे गरीबी से क्या मतलब है, इनडायरेक्टली मतलब है, डायरेक्टली मतलब नहीं है, जो सारी कमिटीज ने रिकमेंड किया था, तो ये नहीं है, बाकी सारा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर, गरीबी को परिभाषित किया गया है जीवन स्तर के आधार पर, कैलोरी अंतर्ग्रहण के आधार पर, परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर, या परिवार की आय के आधार पर। तो आपको बताना है कि गरीबी को यानी कि पॉवर्टी को कैसे डिफाइन किया गया है। तो जाहिर सी बात है, हम लोगों ने इतनी देर से पढ़ा 1993 का लकड़वाला समिति, और कौन सा था 2005 का सुरेश तेंदुलकर, 2012 का रंगराजन समिति। तो ये सारे किस पे बेस्ड थे, ये सारे बेस्ड थे
कैलोरी अंदर गिराने, मतलब कैलोरी इनटेक पर, कैलोरी इनटेक पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार के औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, या देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। तो जाहिर सी बात है किसके आधार पर किया जाता है? तो ये किया जाता है कंजप्शन पर, यानी कि हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, यानी कि कितना उपभोग कर रहा है, कितना वो खर्च कर रहा है अपने एक्सपेंडिचर पर, है ना, हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? यानी बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए। तो किस बीपीएल परिवारों की पहचान करने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी, ये क्वेश्चन है। तो ये समिति गठित की गई थी हासिम समिति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्लियर? राइट आंसर इज डी। तो इतना ही एंड करते हैं आज, आगे हम लोग कल करेंगे, कुछ क्वेश्चन अभी भी बचे हुए हैं तो कल हम लोग आगे देख लेंगे। अगर थोड़ा सा हम लोग समराइज करें क्लास को, तो हम लोगों ने पढ़ा, कितना पढ़ा भाई? आज बहुत कुछ पढ़ लिया। हम लोगों ने ये पढ़ा गरीबी क्या है, इसके प्रकार क्या है, निर्धनता जाल क्या होती है, कारण क्या है, उपाय और गरीबी निर्धारण के प्रमुख समितियां। तो इतना हम लोगों ने पढ़ा है और मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा आपके यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सब कुछ आगे आपको स्लाइड्स में मिल जाएंगे और आपको पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। इसके आगे कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, अभी भी कुछ क्वेश्चन है, उसको हम लोग कल करेंगे। चलिए एंड करते सेशन को। होपफुली आपको समझ में आया होगा, आशा तो यही है कि आपको समझ में आया हो और मैंने बिल्कुल आसान शब्दों में समझाया है आपको कि आपको चीजें समझ में आए। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिएगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। चलिए एंड करते सेशन को, मिलते हैं कल। आगे हम लोग कल बेरोजगारी वगैरह पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक्स होंगे उसको कवर करेंगे, साथ ही साथ जितने भी एमसीक्यूज बचे हुए उसको कल सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? एंड करते सेशन को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।